ओके, तो आज का जो सीबीएसई रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया गया है। 37 अभी तक मेरे पास बच्चे आ चुके हैं जो जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं। तो देखते हैं कल तक सारे के सारे या 2 दिन और लगेंगे, सारी लिस्ट आ जाएगी। तो बहुत सही मार्क्स आए हैं। होपफुली हाईएस्ट जो गए हैं वो 97 गए हैं अभी तक। तो अभी और आने बाकी हैं, तो देखते हैं होपफुली और ज़्यादा हों। तो अभी हम ट्राई करते हैं। देखो मेरे पास एक नए नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ये। तो मेरे पास स्लिप भी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें आज 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं सारे खत्म, 20 तक के, ठीक है। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले तो 20 स्ट्रक्चर तक जाना है हमें, और एक कुछ नए नोट्स हैं मेरे पास। देखो वो जो आपके पुराने नोट्स थे उसके अंदर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन फैमिली नहीं दे रखी। मतलब जो आपके नोट्स मैंने दिए हैं उसमें नाइट्रोजन फैमिली नहीं है, क्योंकि उस ईयर निकाल दी थी नाइट्रोजन। यहाँ सारे नाइट्रोजन फैमिली के क्वेश्चन है। ये देखो, ये नाइट्रोजन फैमिली के क्वेश्चन इसमें है। तो ये नोट्स भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। ये नाइट्रोजन के हैं, ये सब नाइट्रोजन के हैं। तो ये भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारे इसमें से पिक कर लेना। देखो नाइट्रोजन कैटलिस्ट शो नहीं करता है, वगैरह 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 वगैरह। चलो, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का डे करते हैं हम शुरू। फॉस्फोरस का जो पोर्शन है वो हटा देना, नाइट्रोजन तो रहना ही है आपके पास। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था स्ट्रक्चर थे, और आज हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपके नोट्स। कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि इनके स्ट्रक्चर जो है सर एक बार डिस्कस कर देना। जैसे PCl3 था स्ट्रक्चर में, और लास्ट कौन सा था हमारा, IF7 भी था। IF7 लगभग सभी का ठीक ही है। PCl3 और BRF5 में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, तो ध्यान से देखना भाई इसको। एक तो है PCl3 जो कि स्ट्रक्चर नंबर है, अपने ना इन स्ट्रक्चर को नोट्स में जरूर देखा करो, नंबर 8। तो ये है आपका PCl3। देखो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, होते हैं 5, क्योंकि फॉस्फोरस होता है 285। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। 5 वैलेंस है, 7 इसके होते हैं। तो 21 ऐड कर दो 26। रूल क्या होता है? रूल होता है अगर आपके नंबर 8 से ज्यादा हैं तो 8 से डिवाइड कर दो। 24 आंसर आया। दो दो को फिर दो, 2 1 जा 2। अब यहाँ x की वैल्यू जो है वो इसको इसको ऐड करके निकालते हैं। 3 + 1 आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। हाइब्रिडाइजेशन इसी से पता लगाया जा सकता है, टेबल का यूज भी कर सकते हो। sp3 होगा। ज्योमेट्री जो है बड़ा सिंपल होती है sp3 की, सभी को शायद पता भी है। ये होती है 1 2 3 4, ये ज्योमेट्री होती है। जगह कितनी है? 4 है। एटम कितने हैं? 3 है। तो एक आपका लोन पेयर आएगा, और वो लोन पेयर कहाँ आएगा ये टेबल बताएगी। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। जैसे ही स्ट्रक्चर बन गया तो आप इसकी शेप बता सकते हो। इसकी शेप, ऊपर से लोन पेयर हटा दो, नीचे जो शेप बनी है पिरामिड है, तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हो गया आपका पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसको हम देखेंगे ट्राइगोनल पिरामिड। तो यहाँ पर ये आपकी जो टेबल थी, आप इसकी पूरी हेल्प ले सकते हो। टेबल हर चीज बताती है आपको कहाँ क्या है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा BRF5, जो कई बच्चों का गलत हो गया, तो देखना एक बार ध्यान से कैसे बनाना है BRF5। क्वेश्चन नंबर 8, और ये है BRF5। उम्मीद है सभी को टेबल देखनी आगे होगी, नहीं भी आई है तो एक बार मैं अच्छी तरह से टेबल देख के बताता हूँ। देखो, ब्रोमीन एक हैलोजन फैमिली है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 7 होते हैं। पूरी हैलोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं, ठीक है। ये 7 फ्लोरीन के भी होते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 हो गए। ऐड कर दो, 42 हो गए। 42 को डिवाइड करो 8 से, तो ये आ गया 8 5 जा 40। ये 2 है, 2 को फिर से 2 से डिवाइड करो, तो आंसर आया आपका 5 + 1, दोनों को ऐड कर देंगे, और ये आ गया आपका x की वैल्यू 6। 6 की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है टेबल बताएगी। तो टेबल में अगर हम देखें तो 6 की हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये 6 है, ये 6 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो ये होती है क्या, sp3d2, ये होती है 6 की। तो sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है।
तो देखो भाई, ये है आपका, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी इसकी br 1 2 3 4 5 6। ज्योमेट्री भी हम कहां से देखेंगे, टेबल से देखेंगे। अब यहां पर ज्योमेट्री बनने के बाद जगह तो है 6, लेकिन एटम 5 हैं। तो एक लोन पेयर कहाँ आएगा, बच्चों ने लगा रखा वो लोन पेयर यहाँ आएगा, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए वो आपको ना ये गलती ना हो, तो मैं बार बार आपको बताता हूँ इसको क्या करना होता है। लोन पेयर आप यहाँ नहीं लगाओगे। एक बार और अच्छी तरह डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि अगर sp3d2 होता है तो लोन पेयर कहाँ लगेगा। तो देखो भाई, ये है आपका sp3d2। इस पूरे x की वैल्यू 6, यानी sp3d2 वाले केस में लोन पेयर की दो जगह हैं। या तो टॉप पे लगाओ, या दोनों बॉटम में भी लगा सकते हो, या दोनों जगह लगा दो। लेकिन अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो लोन पेयर आपका कहाँ लग सकता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ लग सकता है, या फिर ये दो इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन, 1 2 और 3, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इनकी जगह यही है, या तो यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा। बस आपको ये दोनों में डिफरेंस याद करना है। अभी भी जो बच्चे हैं ना, वो यही गलती कर रहे हैं। अभी भी वो लोन पेयर उठा के इसका यहाँ लगा रहे हैं भाई, इससे फिर तो गलत होगा ही होगा। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कोई केस भी हो गया आपका। जीनोन F4 को भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ यहाँ की कहानी क्या होगी अब आगे। ज्योमेट्री बन की जगह तो 6 हैं, लेकिन एटम 5 ही है। तो एक लोन पेयर आप चाहो तो टॉप पे लगा सकते हो, चाहो तो बॉटम में लगा सकते हैं, वो भी ठीक था। बाकी जगह फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। नीचे पिरामिड है, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। बनने के बाद हम बता सकते हैं इसकी शेप। और शेप क्या है इसकी, शेप है स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल एक ही पिरामिड है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो था नंबर 10, जिसका नाम है जीनोन F4। ठीक है, जीनोन F4। जीनोन नोबल गैस है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं हर बार। तो यहाँ आगे 7 4 जा 28, ऐड कर देंगे तो 36, 36 को डिवाइड करेंगे तो 8, 32 कितना आ गया, 4 आ गया। 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आया आपका 4 और 2 6। तो x की वैल्यू यहां से होगी 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3d2। तो अभी भी मैंने बताया था ना, sp3d2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से पता लगा, टेबल से पता लगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री में देखेंगे तो जगह कितनी है, 6, लेकिन एटम कितने हैं, 4। दो लोन पेयर आएंगे, तो एक टॉप पे लगाओ, एक बॉटम में लगाओ। ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। क्या कि बच्चा इसकी शेप बता सकता है, क्योंकि लोन पेयर को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी शेप क्या होगी, वेरी गुड। निखिल, चित्रा, रितु, ज्योति, ज्योति गलत है। इसे प्लेनर बोलते हैं। एक ही प्लेन रह गया ना, ना तो ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, तो एक कागज की तरह एक ही प्लेन रह गया। इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लानर हो गया आपका। तो ये तो कल तक के होमवर्क थे। अब हम आज की क्लास में एंट्री कर रहे हैं। आज की क्लास में कुछ सिनेरियो ये रहेगा कि एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क होगा। ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन, जीनोन F2। तो जीनोन F2 आप अब घर पे ट्राई कर सकते हो, ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये मैं करवा रहा हूँ BrF3। तो BrF3 नंबर 12, BrF3 ब्रोमीन। ब्रोमीन के होंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसके होते हैं 7। तो 21 ऐड कर दो 28, डिवाइड करो 28 को 8 से, 24, 4 आया, 2 2 जा 4। ये 3 और 2 को ऐड कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3d होगी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपको अच्छी तरह से पता है ज्योमेट्री, 1 2 3 4 5 ये होगी। जगह 5 है लेकिन एटम सिर्फ 3 ही है, तो 2 लोन पेयर आएंगे। बताओ कौन कौन सी पोजीशन पे आएंगे, 1 2 3 4 5, किस किस लोकेशन पे आएंगे लोन पेयर, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। देवेश, रितु, नव्या, नितेश, अंजलि, मानसी, धनंजय, नमन, जितेश, पलक, वेरी गुड, आयुष, साक्षी, बहुत से आंसर हैं यार। 3 और 4 बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बताइए, तो यहाँ 3 और 4 पे आपका ये आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको करता हूँ रिमूव, 3 और 4। अच्छा, रिमूव तो सारे ही करने थे, ओके ओके ओके। तो अब यहाँ पर आपके ये लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर हैं, और आपका फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से हल्की शेप बेंट हो जाती है ये। तो मैं इसको हल्का सा बेंट कर देता हूँ, ज्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा बेंट कर दो, एंड द शेप इज बेंट टी शेप। ये आपकी आ गई बेंट टी शेप। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 आपके हिस्से में गया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और अब 14 जो है वो मेरे हिस्से में आता है। तो ये 14 है अमोनिया। अच्छी बात है, अमोनिया आया। अमोनिया क्यों एक एक्सेप्शन केस है वो भी देखो। एक्सेप्शन केस तो खैर कुछ नहीं, रूल वही है, वही चल रहे हैं सब कुछ। तो ये है नंबर 13 पे अमोनिया NH3। देखो नाइट्रोजन के बैलेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन होती है 7, तो 2 5। हाइड्रोजन एक है तो 3 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 8। 8 को डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है। अब ज्योमेट्री बनाने की बात आई, तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, नाइट्रोजन 1 2 3 4। तो जगह कितनी है हमारी, 4 है, एटम कितने हैं, 3 ही है, एक लोन पे रहेगा तो वो टॉप पे आ जाएगा। और हाइड्रोजन 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 ये सारा हो गया। बॉन्ड एंगल 107 बड़ा पॉपुलर है इसका। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो शेप क्या होगी, शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिड। तो पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी, खत्म। अब एक्सेप्शन क्या था ऐसा इसमें, सब कुछ तो नॉर्मल है। एक्सेप्शन ये था कि यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूले में ये नहीं बताया कि लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, हर बार वो बताते, बट यहाँ नहीं बताता। तो मैंने बता दिया था आपको, एक तो अमोनिया और एक H2, इनमें नहीं बताता, बाकी हर किसी में बताता है, ये एक्यूरेट। अच्छा, और आगे चलते हैं। तो अमोनिया मैंने किया है, तो अगला आपके आया ये जीनोन O3। ठीक है, जीनोन O3 में एक खास बात है जिसकी वजह से इसको मैं ही करवा देता हूँ जीनोन O3 को। क्या खास बात है जीनोन O3 में, तो देखना जरा ध्यान से। ये है जीनोन O3 नंबर 15। जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके कितने, 8 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 6 होता है तो 6 हो गए। 18, 6 3 जा 18, 26, 8 से डिवाइड कर देंगे, 24, 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 और 1 को ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा, 4। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। भाई बनाओ ज्योमेट्री, 1 2 3 4। तो ये आपकी ज्योमेट्री होगी। अब जैसे ही हम एटम लगाने बैठे तो हमें पता लगा जगह तो 4 है लेकिन एटम तो सिर्फ 3 ही है, तो हमने एक लोन पेयर पहले ही लगा दिया। अच्छा, ऑक्सीजन की एक बुरी आदत क्या है या अच्छी आदत बोल लो, कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, 2 बॉन्ड उस पे जरूर होने चाहिए। हाँ, अगर सिंगल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल पे आ सकता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन डबल और यहाँ भी ऑक्सीजन डबल। अब आप चेक करोगे तो जीनोन के सभी इलेक्ट्रॉन आपको बिल्कुल मैच करते हुए दिखाई देंगे। जीनोन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डबल बॉन्ड लगाने से जीनोन के आप पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है,
तो ये हो गया जीनोन O3, ये भी हो गया खत्म। नेक्स्ट आपका 16 जो है वो है नंबर 16 XeOF4। रूल फॉलो करते रहो, अब ये गलत नहीं होगा। देखो जीनोन क्या है, वही 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा ऑक्सीजन कितना है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कितना है आपका 7, 28। सभी को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 22, 42 आ गया। 42 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से। 40 2 से, 2 1 जा 2। तो देखो ये बता देता है 5 बॉन्ड 1 लोन। आपने ध्यान दिया हो तो इसने भी बता दिया था, अमोनिया नहीं, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं उसने ही बता दिया। XeO3 ने बता दिया था, 3 बॉन्ड और 1 लोन। तो हमें तो अपना ही फॉलो करना है, 5 और 1 को ऐड कर दो, क्या आएगा 6 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अभी देखो ज्योमेट्री, 1 2 3 4 5 6, ये ज्योमेट्री हो जाएगी। जगह कितनी है भाई, 6 है, 6 है। एटम कितने हैं, 4 और 1 5 है, तो एक लोन पेयर हो गया। बाकी जगह पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। लेकिन ऑक्सीजन की क्या आदत है, कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं आता। तो यहां भी आप जीनोन को अगर देखोगे तो उसके आपको 8 इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री के बाद स्ट्रक्चर बन गया है, और स्ट्रक्चर के बाद इसकी शेप बता सकते हैं। तो क्या होगी बच्चा, शेप बता सकता है भाई इसकी, बताइए इसकी शेप क्या होगी, शेप। वेरी गुड। रितु, आकाश मलिक बिल्कुल ठीक है, जितेश ठीक है, नितेश ठीक है, आदित्य ठीक है, नव्य ठीक है, आयुष ठीक है। शेप होगी इसकी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये स्क्वायर है, पिरामिड ऊपर नहीं बस नीचे नीचे एक पिरामिड है, तो आंसर आया स्क्वायर पिरामिडल, ये इसकी शेप होगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका 16 भी खत्म। अब जो नंबर 17 है, यहां से ध्यान देना, नंबर 17 नंबर 18 नंबर 19 और नंबर 20 सभी एक ही पैटर्न पे चलते रहेंगे। H2SO4 सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 बहुत कम जानते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, जो एसिड रेन होती है वो सल्फ्यूरस एसिड की वजह से होती है। तो H2SO4 को मैं बना रहा हूँ, 3 को तुम बनाना। तो ये है आपका नंबर 17, नाम है किंग ऑफ एसिड H2SO4। तो देखो सेंट्रल एटम सल्फर है, साफ दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 2 होते हैं, सल्फर 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 6। ऑक्सीजन होते हैं 6, 4 से मल्टीप्लाई 24, 30 और 2 32, 32 है तो 8 से डिवाइड कर दो, 32 कैंसिल आउट 4, एक्स की वैल्यू हो गई 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, अभी बना देते हैं, सल्फर 1 2 3 4, क्लियर। स्ट्रक्चर क्या होगा, जगह 4 है और एटम भी देखो 4 है। ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब देखना क्या होगा, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं आता तो डबल बॉन्ड, नहीं आता तो डबल बॉन्ड। यहाँ ओ भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एच है, यहाँ ओ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एच है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हो ओ एच, सीधा लिख सकते हो ओ एच, इस तरीके से आप चाहो तो इसको सीधा लिख सकते हो ऐसे करके ओ एच। ठीक है, एक बॉन्ड बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड एच के साथ है, तो ये हो गया आपका H2SO4। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप H2SO3 बनाओगे, H2SO3 बनाओगे, मान लो ये नंबर 18 है, तो ये +2 है, ये +6 है, ये +18 हो गया, ये 18 और 2 20, 26। तो किससे डिवाइड करोगे, 8 से, 24 2 2, 3 बॉन्ड 1 लोन, एक्स की वैल्यू 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री अभी लो, ज्योमेट्री सल्फर 1 2 3 4। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई, सल्फर जगह 4 है,
ऑक्सीजन ही कनेक्ट होंगे पहले। और देखो हाइड्रोजन जब भी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए होते हैं ना, हाइड्रोजन हमेशा O से चिपक के रहता है हमेशा। तो यहाँ पर एक लोन है और जगह 4 हैं, एटम तो 3 ही है ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन आपके यहाँ लग जाएंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और लोन पेयर आप यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, डबल बॉन्ड O तो एक ही लगेगा, बाकी तो H भी तो है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने गलती करी है तो देखो सब कुछ गलत हो गया। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 8, 6 होते हैं ना, 6। अब देखो कितने हो गए सल्फर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना गलत। तो ये गलती भी पकड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर इनको हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, तो क्या होगा? अब देखो क्या हो जाएगा। सल्फर एक ऑक्सीजन OH है, एक ऑक्सीजन OH है। अब ये अकेला ऑक्सीजन नहीं रह सकता तो डबल बॉन्ड है। अब ऑटोमेटिकली देखो क्या हो जाएगा, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना सल्फर के 6 पूरे। तो ये अपने आप बता देता है कि फॉर्मूले में क्या क्या गलती है और कैसे ऐसे। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है नंबर 19, सेकेंड लास्ट है आज का। क्या? H3PO2। नंबर 20 H3PO3। नंबर 21 H3PO4। इसे बोलते हैं हाइपो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इसे बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। लेकिन ये जो होता है ना, ये होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो हम इसके बनाएंगे बनाएंगे, तो 19 मैं करवा रहा हूँ, ये दोनों आपको करके आने हैं कल होमवर्क। तो इन दोनों पे ही होमवर्क लिख देता हूँ मैं। होमवर्क होमवर्क अगली क्लास जब भी होगी आपको करना है ये। H2H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस। तो इसमें हाइड्रोजन कितने भाई? 3 है। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8, 5, 5 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के 16 हो गए, ऐड कर दो, 24 हो गए, डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर आया 3। एक्स की वैल्यू 3, और एक्स की वैल्यू जो 3 होती है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री बनानी है, तो फॉस्फोरस 1, 2, 3, ये sp2 की हाइब्रिडाइजेशन है। और एक बार चेक कर लो भी कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें। 8, 5, 3, 8 और 24, ठीक है। हाँ भाई बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। 12 × 16, ओके 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 ओके, तभी मैं कहूँ भनक लग गई थी, कुछ गलती हुई है। ये 6 × 2 = 12 होगा, ठीक है। 12 और 8 20 हो गया, थैंक यू। 8 8 2 = 16 हो गया। अब यहाँ पर 2, 4 आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 हो गया। तो 2 + 2 4 आ गया, कुल मिला के ये 4 आ गया, तो sp3 हो जाएगा। sp3 का मतलब है आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर ज्योमेट्री के बाद जगह कितनी है? सिर्फ 2 है। जगह हमारे पास तो 4 है एटम 2 है, तो OH। अब H एक डायरेक्ट लगना जरूरी हो गया है, और ये जो पोजीशन है आपकी, ये आपकी आ जाएगी लॉन पेयर की, ठीक है। ये लॉन पेयर की पोजीशन होगी। अब फॉस्फोरस चेक कर सकते हो, इसके आपको पूरे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और ये फॉर्मूला एक बार फिर गलती कर गया, ये कह रहा है 2 लोन पेयर होने चाहिए, लेकिन लोन पेयर अभी भी एक है ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें तो हर बार ये 2 और 2 ऐड करके यहाँ पर अपना लॉजिक है वो पूरा करना है, स्ट्रक्चर एंड देन शेप, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक खत्म। तो जो होमवर्क दिया है ईमानदारी से करना, कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है। अब हम आ जाते हैं सीधा जंप करके
अपने एनसीईआरटी और अपने अगले टारगेट की तरफ, जो कि है अंडरलाइन। एनसीईआरटी की कुछ अंडरलाइन जो है उनको ध्यान से देखना भाई। ये कुछ एनसीईआरटी की अंडरलाइन है, थ्योरेटिकल पोर्शन। हमने पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, 3 पेज पूरे क्लियर कर दिए। अब हम कोशिश करेंगे कि हम 4th और 5th पेज को कर पाएँ, ठीक है? तो एक-एक करके मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, तसल्ली से बैठ के। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप इस पोर्शन में देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपस में ना, एक यहाँ पर लॉजिक आया था, पी पाई बॉन्ड बनाता है ये आपस में। यार ऐसा क्यों है? ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, इसके पास और कोई चारा नहीं है क्या? आंसर है नहीं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये आपस में मिलकर सिर्फ पी पाई बॉन्ड बनाएगा। कोई बच्चा ये पूछे कि बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, ऊपर वाला पाई होता है, चलो बच्चों वाली बात है, सबको पता है। पाई 2 तरह के होते हैं, एक पी पाई, एक डी पाई, ये तुमने देखा ही नहीं होगा आज तक। एक पी पाई, डी पाई, ये 3 तरह के मतलब आपके पाई बॉन्ड होते हैं। ये नहीं कि साइड वे ओवरलैपिंग कर ली बन गया पाई। समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि बेस समझ गए तो क्वेश्चन ऐसे धड़ाधड़ खत्म होंगे। तो देखना एक बार ध्यान से। पी पाई बड़ा सिंपल यार, पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया पी पाई डी पाई कैसा होता है भाई? नहीं, डी पाई कैसा होता है, ये देखो, ये इसकी शेप याद करो, डंबल शेप होती है, और दूसरे वाला भी डी पाई है तो इसकी भी डंबल शेप होगी। तो अब जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसे कहते हैं डी पाई। और यार सीधी सी बात है, डी पाई बना कौन सकता है? हर किसी की बस की बात थोड़ी ना है। ये तो वही बना पाएगा जिसके पास डी ऑर्बिटल होंगे। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि नाइट्रोजन क्यों नहीं बना पाया बेचारा। 1s2 2s2 2p3 है कुछ डी ऑर्बिटल। 1s2 2s2 2p3। जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो नाइट्रोजन डी पाई नहीं बना सकता, और तो और ये नाइट्रोजन ये भी नहीं बना सकता, डी पाई भी नहीं बना सकता किसी दूसरे के साथ। जैसे पी पाई में बता देता हूँ, ये होता है पी ऑर्बिटल, और डी पाई पहले बेसिक समझ लो, फिर हम इस पे पूरी रिसर्च करेंगे। एक पी है एक डी है, तो ये आपका बन गया पी पाई डी पाई, ठीक है? तो इसी वजह से नाइट्रोजन पॉपुलर है सिर्फ और सिर्फ आपका पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए। स्मॉल साइज होता है इनका और पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, अब बात आती है इनकी। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज हैवियर एलिमेंट कैन। फॉस्फोरस तो पी पाई डी पाई बना देगा। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, मैं आपको उस पॉपुलर क्वेश्चन को दिखाऊंगा भी, इतना खास है कि R3P डबल बॉन्ड O is possible, but R3N डबल बॉन्ड O is not possible। मैं आपको बिल्कुल इसकी जगह दिखाता हूँ। अब ऐसे ऐसे खास क्वेश्चन आ जाएंगे तो भाई रुका तो जाएगा नहीं। ये देखो, बड़ा खास क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, ये रहा। और जो क्वेश्चन हो जाएंगे हम उस पर ये एरो लगाएंगे। क्लियर? ये एरो लगाएंगे भाई। तो why does R3P डबल बॉन्ड O exist but R3N डबल बॉन्ड O does not exist? ये ब्लू लाइन हमारा मतलब ही है कि हमने ये कर दिया। बताइए सीधे सीधे शब्दों में, मेरे को घुमा फिरा के आंसर मत देना, सीधे सीधे शब्दों में रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये तो एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड, नव्या बिल्कुल करेक्ट है, क्या बात है नव्या। और कोई? रितु करेक्ट है, देवेश करेक्ट है, निखिल करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, अरुणा करेक्ट है। रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको पता है नाइट्रोजन यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है, देखा आपने, इस बात को नोटिस किया? आर आर 3 N डबल बॉन्ड O। काउंट करो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, देखो, 2 तो यही हो गए, एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है। नाइट्रोजन
क्या 5 बॉन्ड बना सकता है? आंसर है नहीं। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है नाइट्रोजन फिर कितने बॉन्ड बना सकता है टोटल? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दीपांशु गुप्ता गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। तनिष्का गलत है, प्रिया गलत है, प्रियांशा गलत है, जितेश गलत है, रेनू गलत है। बाद में सारे ही गलत हो गए। नाइट्रोजन मैक्सिमम, ये जो आम जिंदगी वाले बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जो जीनियस माइंड समझ जाते हैं, वो ये है कि नाइट्रो, कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ, जितने भी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक के पहले सेकंड पीरियड है ना, सारे 4 बॉन्ड बना सकते हैं सारे। आपको लगेगा यार कैसे बना सकता है नाइट्रोजन, तो देखो 1s2, 2s2, 2p3। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि ये p के 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सकते हैं, 1, 2, 3। लेकिन आपको पता है ये s के 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मैं एक पॉपुलर कंपाउंड का नाम बता रहा हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, NH3 और BH3 आपस में ये वाला बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड में लोन पेयर नाइट्रोजन पे थे, और बोरोन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, बेचारा बिल्कुल भूखा। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो बताओ इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम क्या है भाई, जो अभी मैंने एरो से बनाया है? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत बढ़िया। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है कैसे बनता है? मैं बताता हूं। मान लो आप और आपका फ्रेंड रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, दोनों ने खाना खाया, लेकिन बिल एक ने दिया। पता है कौन सी दोस्ती है फिर ये कोऑर्डिनेट वाली दोस्ती है। खाया दोनों ने, लेकिन बिल एक ने दिया, पैसे एक ने दिए। यहां बॉन्ड दोनों ने बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों किसके थे? नाइट्रोजन के थे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर दोनों बराबर बराबर बिल देते तो उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो नाइट्रोजन, अब तुम खुद ही देख लो अपनी आंखों से, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? 1, 2, 3 और एक 4, यानी नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन नहीं जानता यार BF4 नेगेटिव? कौन नहीं जानता यार, कल ही बताया था NH4 सिंगल पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 ही तो बना रहा है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? और इस क्वेश्चन में कह दिया कि वाई R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन है इट इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब लिखना कितना है, देखो अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल लिख दोगे, इससे तो मिल गए तुम्हें नंबर। अब ड्रामा करना है, रिप्रेजेंटेशन, हालांकि अब रिप्रेजेंटेशन की दुनिया रही नहीं 2021 में, अब तो MCQ आएंगे। फिर भी मैंने आपके लिए एक स्पेशल नोट्स रख दिए हैं उस पुराने बच्चे के, जिनके उसमें नाइट्रोजन ग्रुप आता था। तो आप प्लीज इसको जरूर चेक करना, R3N डबल बॉन्ड O। मैं आपके पास ये सेंड कर दूंगा, और इस क्वेश्चन को आप जरूर 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 देख लेना, ठीक है ना, कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। R3 अगली बार मैं, क्योंकि अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास इसका आंसर भी लाऊंगा। और फिलहाल जो आंसर इसी में से देख के लाऊंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना ना हमें। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। वाई R3P एग्जिस्ट बट R3N डज नॉट एग्जिस्ट। जो मेन आंसर है ना बस वो यही है, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर। यही वजह है ये पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाता बेचारा। लेकिन पी ऑर्बिटल जो है वो, उसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए वो आराम से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया खत्म। और ये 2 नहीं है, ये 3 है। भाई मैं तो हैरान हूँ, हर जगह कोई लोग सीरियस है ही नहीं अपनी लाइफ। ये 3 है। तो ये यहाँ से, इससे ज़्यादा बढ़िया आंसर उस नोट्स में है जो मैंने आपके पास अभी मैं भेज दूंगा।
तो उसमें से जरूर देख लेना। तो अब मैं कह सकता हूं कि हमने टोटल क्वेश्चन कितने कर दिए भाई, R3। R3 हो गया हमारे यहाँ तक, क्योंकि मैं एक एक लिख रहा हूँ ना, तो इस पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे R3 रीजनिंग क्वेश्चन 3 हो गए। ये तकरीबन 70 तक जाएंगे, 70 तक। और हर क्वेश्चन का आपका ना क्या नाम है, मुंह जवानी याद होगा हर क्वेश्चन का मीनिंग। तो ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम अपने आगे वाले पोर्शन पे जो है वो चलते हैं, टारगेट की तरफ मूव करते हैं। तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। पहला पेज, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज भी आज हो जाएगा। तीसरा पेज कल हो गया था। फोर्थ पेज में हैं हम, यहाँ पे रिसर्च चल रही है। तो हमने पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया क्यों फॉस्फोरस डी पाई बॉन्डिंग कर लेता है। अमीर आदमी है यार, डी ऑर्बिटल है इनके पास, कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी होती है। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव करके क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3। और कौन नहीं जानता फॉस्फीन गैस PH3, ठीक है ना। तो अमोनिया PH3 ये बनाते हैं, ठीक है। तो H3 हाइड्राइड बनाते हैं। अब 3 हाइड्राइड हैं जिसमें 1 2, ये सारे हाइड्राइड हैं, पूरी फैमिली के हाइड्राइड दे दिए। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, कमाल का क्वेश्चन है। NH3 इज मोर बेसिक। NH3 जो है ये ज्यादा बेसिक होता है देन PH3, या BiH3 भी बोल सकते हो, बिस्मिथ से भी। ये ज्यादा बेसिक होता है, ऐसा क्यों भाई। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अब आपका अगला एक और रीजनिंग क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। क्या, एन नाइट्रोजन का होता है छोटा सा साइज, और ये इसके 1 2 3 हाइड्रोजन। ऐसे ही बिस्मिथ का होता है बहुत बड़ा साइज और 3 हाइड्रोजन। अब आप देखो, खुद ही समझ जाओगे। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, बिस्मिथ के भी 2 हैं। यहाँ आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी लोन पेयर है। छोटी सी जगह है, वॉल्यूम बड़ा छोटा सा है, और चार्ज इतना घुसेड़ रखा है उसमें। तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ना, इतनी होगी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगे, और इतना रिपेल करने लगे कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगा। आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो बेसिक होते हैं, याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो एसिडिक होते हैं। कितनी नॉलेज आपके पास। जो हाइड्रोजन लॉस करते हैं, ये किसने बताया था, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट ने बताया था। जो हाइड्रोजन करते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन गेन कर लेते हैं वो बेसिक होते हैं। और आर इनस का तो सबसे आसान था। H पॉजिटिव लॉस करने वाले एसिडिक होते हैं, और OH लॉस करने वाले बेस होते हैं। तो ये आरहीनस है, ये ब्रोंस्टर लोरी है। तो कोई बच्चा बताएगा ये किस साइंटिस्ट ने बताया था। ये देखते हैं कौन बता सकता है, किस साइंटिस्ट ने बताया था। क्या बात है, लेविस ने बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवेश, निखिल, बहुत सारे आंसर हैं। तो लेविस ने बताया था इसके बारे में। तो आप खुद ही समझ जाओ, इन दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, नाइट्रोजन। इसीलिए ये ज्यादा बेसिक है। तो एक तो इसे अरेंजमेंट में करेंगे हम, आने वाली अरेंजमेंट में, इस पूरी सीरीज को। और एक इस पे आता है क्वेश्चन जो आज हमारा होगा R4, ठीक है। तो R4 वही नोट्स हैं, और इन नोट्स में इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये देखो ये रहा। वाई अमोनिया एक्ट एज लेविस बेस। क्योंकि क्योंकि अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसीलिए ये लेविस बेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका R5 4, R4 हो गया। जरूर लिखना, जरूर, मैं कह रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा इसको सीधा सीधा कंपेयर करेंगे लेविस बेस के। आज की क्लास आप हैंडल कर लेना, अगली क्लास तो छोड़ेंगे ही नहीं इसको। अगली क्लास में जो जो डाटा है ना वो प्रॉपर कलेक्ट करने पड़ेंगे। आज तो रिजल्ट आया था ना बच्चों का, इसीलिए थोड़ा सा ये
हाथ से निकल गए। चलो तो ये हमारा R4 है, अपने लिस्ट में इसको जरूर ऐड करना। एक बहुत लंबी स्ट्रेटेजी चलेगी तब जाके ये सारे काबू में आएंगे एक एक करके, क्योंकि ये बिखरे पड़े हैं। इस बार के नोट्स जो बन रहे हैं ना, वो 10 साल में सबसे क्लासी नोट्स है, सब सिस्टमेटिक में है। अच्छा, ये भी हो गया आपका खत्म। फिर से अपने उसी जगह पे आते हैं हम, और ये पेज भी बस खत्म होने ही वाला है। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा इन्होंने एक और अजीबोगरीब सी बात बोल दी यहाँ पे, वो क्या थी? अमोनिया इज द ओनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट while BiS3 is strongest reducing agent among all the hydride reducing agent। reducing agent बोल रहा है ये, अब समझना इसकी बात को, यहाँ भी नहीं तो ये क्वेश्चन और जाता रहेगा तुम्हारा। अमोनिया इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? ये देखो, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? आंसर, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये वही होता है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपने तो बस इतना ही सीखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कोई बच्चा बता सकता है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और होता है लॉस ऑफ? बताओ क्या? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ एक और होता है। क्या बात है नव्या, बहुत बढ़िया नव्या। नहीं ये ऑक्सीजन जो बोल रहे हैं वो गलत है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट में अमोनिया तो माइल्ड है, लेकिन BiH3 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी अमोनिया, आप खुद देखो बॉन्ड लेंथ, एक ही हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, चलो दो सारे लो, और ये देखो बिस्मिथ, और ये देखो बॉन्ड लेंथ। बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ लंबी है? आंसर, बिस्मिथ की बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी है यार। जितनी लॉन्गर होगी उतनी वीक होगी, और जितनी वीक होगी उतनी जल्दी टूट भी जाएगी। तो टूट के ये क्या करता है? हाइड्रोजन लॉस कर देता है। इसीलिए ये तो माइल्ड है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आया लॉजिक समझ में? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये हाइड्रोजन जल्दी लॉस करेगा, रीजन है लंबी बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो यहां पर फिर से हमारा अभी तक कितने हो गए थे? R4 हो गए थे, अब R5 पे आ गए हम, और ये है हमारा R5। ये है हमारा R5, ये वाला R5 है। अब क्योंकि डाटा संभालने बहुत जरूरी है तो मैं R5 को अपने इसमें भी लिख लेता हूँ। 7.2 R5 हो गया आपका। ठीक है, ये R5 हो चुका है। और रीजन, रीजन क्या रहेगा इसका? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये जो है इन पूरे में से रीजन क्या है? भाई डाउन द ग्रुप जाओगे तो यार लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, और लेंथ बढ़ेगी तो लॉजिक भी क्लियर सा है इसमें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से आपका, इन टेक्स्ट का 7.2, इन टेक्स्ट 7.2, ये रहा। तो रीजन क्या है इसका? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड द रीजन क्या है? रीजन है साइज ऑफ एलिमेंट इन, देखो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होगा, और अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ये कमजोर हो जाती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए जल्दी से ब्रेक हो जाती है इजीली, और क्या निकल देता है? H2 गैस। यही वजह है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। खेल खत्म। इतना लिख दो, काम को इतना ड्रामा नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर था वो क्या है? BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इसकी वीक होगी बेचारे की। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। आपके जो नए नोट्स में आपको आज सेंड करूंगा उनमें ये जरूर मिलना है कंफर्म। अच्छा, अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, और आज की क्लास हमारी होगी खत्म, ये R5 तक खत्म। और ये R6 यहीं पे कर लेना भाई, PS3 का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है NH3 के मुकाबले में। आई थिंक ये कर लिया है हमने, बताने एक बार ये क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल 7.2। हाँ ये हो गया है, डन, ये हो गया, तो कोई लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई नहीं है लिस्ट में यहाँ पे।
अच्छा, इस क्वेश्चन को लिस्ट में जरूर ऐड करना। ये R6 है हमारी। क्या है? नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फिर भी ये पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता बेचारा। क्यों? सभी को पता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि इसके पास नॉट हैव डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये हमारी R6 होगी। आंसर एज इट इज जो आपको दे रहा है ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा R6, ये हो गया हमारा 7.1 R6। इसको भी मैंने लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। और इस चैप्टर का, इस क्लास का आज हो गया खात्मा। रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाते हैं? तो मैं कुछ कंपाउंड लिखूँ, आप जब भी समझ जाओगे देखते के साथ। आप N2O3 को याद रख लो, ये NTO3 कंपाउंड होता है। आप N2O5 को याद रख लो, ये भी एक कंपाउंड होता है। आगे आने वाले उसमें इस पर क्वेश्चन आएंगे। नाइट्रोजन कमाल का एलिमेंट है, NO2 भी बनाता है, NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है। इन सभी में से कोई बता सकता है लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस, इन सभी में से लाफिंग गैस कौन सी है? बहुत बढ़िया, N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हैलोजन के साथ आपको सभी को याद होगा यार, PCl3 तो आपने स्ट्रक्चर में ही बनाया है, PCl5 भी बनाया है। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। क्यों नहीं बना सकता? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर? और आगे चले तो रिएक्टिव टुवर्ड मेटल, मेटल के साथ जैसे कैल्शियम एक मेटल है और नाइट्रोजन है, तो ये 3 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव। तो इसका 2 पॉजिटिव नीचे लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, और आंसर आ जाएगा इसका कितना? कैल्शियम थ्राइस एंड 2। ये नाइट्राइड बनाता है। क्लियर? तो ये मेटल के साथ ये नाइट्राइड बना देते हैं इस तरीके से। ये था आपका यहाँ तक का, आपके 4 पेज पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट। ठीक है, और अब हम अगली क्लास में अगले पेज हैं उन पे करेंगे अटैक। ठीक है, तो एक बार कोई बच्चा जल्दी से एक बार देख के बता दो 7.2 हमारा कौन सा आ रहा है? प्लीज हेल्प, कौन सा आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया ना एक बार, फिर ये कभी। नहीं भाई, ये छुट्टी है, आपको ना सीधा अब सेंटर पे आना है 2 अगस्त को। ओके, वेरी गुड आदित्य, थैंक यू सो मच। ये R1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लिस्ट चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। और आज का टारगेट हो गया हमारा कंप्लीट।